कि वर्षा किसे कहते हैं। वर्षा किसे कहते हैं? वर्षा को दोस्तों इंग्लिश में रेनफॉल भी कहा जाता है। अर्थात वर्षा या रेनफॉल किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि वर्षा क्या होती है, यह कितने प्रकार की होती है। अगर नहीं जानते हैं तो आइए जानिए कि वर्षा किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्षा की कि वर्षा क्या होती है। तो पृथ्वी पर उपलब्ध जल के बाष्पीकरण होने से बाष्प वायुमंडल में पहुंचता है तथा ऊंचाई पर तापमान कम होने से उसका संघनन शुरू हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मेघ बनते हैं अर्थात बादल बनते हैं तथा वर्षा बूंदों का निर्माण होता है। जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे वर्षा कहते हैं। तो वर्षा किसे कहते हैं? तो वर्षा जब पृथ्वी से उपलब्ध जल के बाष्पीकरण होने से बाष्प वायुमंडल में पहुंचता है तथा ऊंचाई पर तापमान कम होने के कारण उसका संघनन होता है, जिसके फलस्वरूप मेघ बनते हैं अर्थात बादल बनते हैं तथा वर्षा बूंदों का निर्माण होता है। जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उससे वर्षा कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे कि जब जलवाष्प युक्त वायु ऊपर की तरफ उठती है तब तापमान में कमी होने के कारण उसका संघनन होने लगता है। इस तरह बादलों का निर्माण होता है और कुछ समय बाद जल वाष्प की मात्रा अधिक होने के कारण वायुमंडल से संभल नहीं पाता है और जल वाष्प वर्षा की बूंदों में परिवर्तित हो जाती हैं तथा वर्षा होने लगती है। दोस्तों अगर आप वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप उसे क्लिक कर आप टेलीग्राम चैनल को या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हर वीडियो की PDF मिल जाती है। अब बात करते हैं कि वर्षा कितने प्रकार की होती है या वर्षा के प्रकार। तो दोस्तों वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संवहनी वर्षा, उसके बाद पर्वतीय वर्षा और उसके बाद आती है चक्रवाती वर्षा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संवहनी वर्षा क्या होती है। तो संवहनी वर्षा इसकी उत्पत्ति गर्म एवं आर्द्र पवनों के रूप में उठने से होती है। तो संवहनी वर्षा की उत्पत्ति कैसे होती है? तो इसकी उत्पत्ति गर्म एवं आर्द्र पवनों के ऊपर उठने से होती है। विषुवतीय प्रदेशों तथा शांत पेटी में यह वर्षा होती है। उच्च तापमान तथा आर्द्रता के कारण इन क्षेत्रों में 2 से 3 बजे के बीच घनघोर बादल छा जाते हैं और कुछ क्षणों में मूसलाधार वर्षा के बाद साढ़े 4 बजे तक वर्षा रुक जाती है और आसमान साफ हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं पर्वतीय वर्षा की कि पर्वतीय वर्षा क्या होती है। तो पर्वतीय वर्षा जब जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ना होता है तो वायु ठंडी होने लगती है और ठंडी होने से यह संतृप्त हो जाती है और संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। संघनन के पश्चात होने वाले इस प्रकार की वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। यह वर्षा उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहां पर्वत श्रेणी समुद्र तट के निकट तथा उसके समानांतर हो। वर्षा की अधिकांश वर्षा इसी रूप में होती है। जिस पर्वतीय ढाल पर वर्षा होती है उसे वर्षा पोषित या पवन विमुख का क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों कई बार आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है कि वर्षा पोषित या पवन विमुख क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों बड़ी ध्यान पर पढ़िएगा कि वर्षा पोषित और पवन विमुख क्षेत्र क्या है। जबकि विमुख ढाल पर वर्षा नहीं होती है तथा इसे दृष्टि छाया प्रदेश भी कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न से आपके 3 प्रश्न बनते हैं कि वर्षा पोषित या पवन विमुख क्षेत्र किसे कहते हैं और दूसरा है कि वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं और पहला तो था कि चक्रवाती वर्षा या पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं। अब उसके बाद
बात करते हैं चक्रवाती वर्षा कि चक्रवाती वर्षा क्या होती है। तो दोस्तों, चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। इस प्रकार की वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातीय क्षेत्रों में होती है। ये चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती या वाताग्रीय वर्षा भी कहते हैं। तो चक्रवाती वर्षा को वाताग्रीय वर्षा भी कहा जाता है। इसे आप कहीं पर नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे की ओर कि दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं जब आपस में टकराती हैं तो वाताग्र का निर्माण होता है, अर्थात चक्रवात का निर्माण होता है। इस वाताग्र के सहारे गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है और वर्षा होती है। यह वर्षा मुख्य रूप से मध्य एवं उच्च अक्षांशों में होती है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है कि शुष्क कृषि से आप क्या समझते हैं या शुष्क कृषि क्या होती है। तो बात करते हैं शुष्क कृषि की कि शुष्क कृषि क्या होती है। तो शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग, शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग जहां औसत वार्षिक वर्षा 75 cm अर्थात 75 सेंटीमीटर से कम होती है, वहां की जाने वाली खेती शुष्क वर्षा कहलाती है। वहां की जाने वाली खेती शुष्क कृषि कहलाती है। भारत के प्रायद्वीपीय पठारों की दृष्टि छाया प्रदेश में शुष्क कृषि की जाती है। पंजाब से लेकर तमिलनाडु तथा शुष्क कृषि की एक सतत पेटी है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के अतिरिक्त भाग जैसे कर्नाटक के पठारी भाग, तेलंगाना व रायलसीमा तथा तटीय भाग का छोड़कर पूरा तमिलनाडु इसमें शामिल है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की कि प्रश्न नंबर 3 क्या है। तो दोस्तों, वाटरशेड से आप क्या समझते हैं या वाटरशेड क्या होता है। तो बात करते हैं वाटरशेड की कि वाटरशेड क्या है। तो वाटरशेड जल ग्रहण क्षेत्र का ही एक दूसरा नाम होता है, अर्थात इसे आप चाहे वाटरशेड या जल ग्रहण कह सकते हैं। और यह एक स्वतंत्र जल वैज्ञानिक इकाई होती है जिसे किसी विशेष जलधारा या नदी के जल निकास बेसिन या जल आग्रहण क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सरल शब्दों में वाटरशेड उस क्षेत्र को कहते हैं जहां से किसी नदी या जलधारा जैसी विशिष्ट जल निकास प्रणाली के लिए जल आता हो। वाटरशेड कुछ हेक्टेयर क्षेत्रफल के छोटे आकार का भी हो सकता है और बहुत बड़े आकार का भी हो सकता है, जिसका क्षेत्रफल कई हजारों हेक्टेयरों में हो सकता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की कि प्रश्न नंबर 4 क्या प्रश्न है। तो वाटरशेड विकास के घटक लिखिए। दोस्तों, यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वाटरशेड विकास के घटक लिखिए। या इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है कि वाटरशेड विकास या कौन कौन से घटक हैं उन्हें लिखिए। तो वाटरशेड विकास में कई प्रकार के घटक होते हैं। तो आइए जानिए कि पहला घटक कौन सा है। तो इसका पहला घटक है मानव संधान विकास अर्थात सामुदायिक विकास। दूसरा है मृदा भूमि प्रबंधन या संरक्षण और उपयोग। तीसरा है जल प्रबंधन, संरक्षण और उपयोग। और चौथा है वनीकरण। पांचवा है चारागाह या चारा विकास। और छठवां है कृषि विकास। सातवां है पशुधन प्रबंधन और आठवां है ग्रामीण ऊर्जा प्रबंधन। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, जो कि आज की श्रृंखला का हमारा लास्ट प्रश्न है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की कि प्रश्न नंबर 5 क्या है। भूमिगत जल सूखा क्या है, टिप्पणी करिए। दोस्तों, यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि भूमिगत जल सूखा क्या है, टिप्पणी करिए। तो इसका सही उत्तर है यह सामान्य से भूमिगत जल स्तर के अधिक गिर जाने के कारण उत्पन्न होता है। अर्थात भूमिगत जल सूखा क्या है। तो यह सामान्य से भूमिगत जल स्तर अधिक गिर जाने के कारण उत्पन्न होता है। इसे पुनः भरण की अपेक्षा जल
का दोहन अधिक होता है। सामान्य जल वर्षा की स्थिति में यह सूखा उत्पन्न होता है। भूमिगत जल का पुनः भरण मृदा के स्वभाव पर निर्भर करता है। जैसे भारत के मैदानी भागों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यह मुलायम और प्रवेशीय होती है। इसके कारण जल इसमें आसानी से प्रवेश कर जाता है और भूमिगत जल में वृद्धि करता है। इसके विपरीत दक्षिण का पठारी भाग कठोर और अप्रवेशीय होता है, संधियों में ही जल प्रवेश कर सकता है। इस कारण भूमिगत जल में वृद्धि नहीं हो पाती है। कि शुष्क भूमि कृषि से आप क्या समझते हैं? शुष्क भूमि कृषि से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही उत्तर है 750 से 1150 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा के ऐसे क्षेत्र जहां शुष्क मौसम के कारण परिपक्व फसल सूख जाती है, और अर्ध शुष्क वे क्षेत्र आते हैं जहां फसलों के लिए 75 से 120 दिन का उचित वृद्धि काल उपलब्ध रहता है। इन क्षेत्रों में भी फसलों उत्पादन के लिए नमी संरक्षण विधियों का उपयोग आवश्यक होता है। भारी भूमियों में कुछ स्थानों पर जल निकास की व्यवस्था भी करनी पड़ सकती है। तो शुष्क भूमि कृषि से आप समझ चुके हैं कि यह प्रश्न अगर आता है तो आप किस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। तो इसका उत्तर बिल्कुल दोस्तों सही है। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको PDF आपको डेली प्रोवाइड करा दी जाती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, और दोस्तों जो आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है वो यह पूछ रहा है कि शुष्क खेती से आपका क्या अभिप्राय है। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शुष्क खेती से आप क्या समझते हैं या आपका क्या अभिप्राय है। तो शुष्क खेती 750 मिमी से कम वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में संपन्न होने वाली कृषि पद्धति को कहते हैं। इस प्रकार की कृषि पद्धति मरुस्थलीय क्षेत्रों में फसलों के लिए 75 दिनों से कम अच्छी मृदा नमी युक्त वृद्धि काल उपलब्ध रहता है। फसल के जीवन काल में शुष्क मौसम के कारण अरिपरिपक्व फसल का सूख जाना इस क्षेत्र की सामान्य घटना है। इस प्रकार फसल उत्पादनों हेतु नमी संरक्षण विधियों का उपयोग इस क्षेत्र में अति आवश्यक होता है। कि शुष्क खेती क्या होती है? शुष्क खेती वहाँ की जाती है जहाँ 750 मिलीमीटर से कम वर्षा होती हो वार्षिक। और शुष्क भूमि कृषि का से क्या तात्पर्य है? जहाँ 750 से 1150 मिलीमीटर तक की वार्षिक वर्षा होती हो। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रभावी वर्षा या प्रभावकारी वर्षा किसे कहते हैं, या आप क्या समझते हैं प्रभावी वर्षा या प्रभावकारी वर्षा। तो वर्षा के पानी का वह भाग जो पौधों के लिए उपयोग में आता है। वर्षा के पानी का वह भाग जो पौधों के लिए उपयोग में आता है अथवा पौधों के द्वारा उपभोग किया जाता है, उसे प्रभावी वर्षा या प्रभावकारी वर्षा भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से पूछा गया था कि प्रभावी वर्षा या प्रभावकारी वर्षा किसे कहते हैं। तो दोनों बातें एक ही हैं, चाहे प्रभावी वर्षा कहें या प्रभावकारी वर्षा कहें। तो वर्षा के पानी का वह भाग जो पौधों के लिए उपयोग में आता है या पौधों द्वारा उपभोग किया जाता है, उसे प्रभावी वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न आता है कि टपक सिंचाई या ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है। दोस्तों इसमें हम यह बताएंगे कि टपक सिंचाई और ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है। अगली जो श्रृंखला आएगी उसमें इसकी कार्यविधि भी बताएंगे कि यह कार्य कैसे करती है, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि टपक सिंचाई विधि की कारण प्रणाली या किस तरीके से यह कार्य करती है। अब बात करते हैं टपक सिंचाई या ड्रिप सिंचाई प्रणाली की। तो सिंचाई की यह विधि शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है, जहां इसका उपयोग फल बगीचों की सिंचाइयों हेतु किया जाता है। टपक सिंचाई ने लवणीय भूमि पर फल बगीचों में को सफलतापूर्वक उगाने को संभव कर दिखाया है। इस सिंचाई विधि में उर्वरकों को घोल के रूप में भी प्रदान किया जाता है। टपक सिंचाई उन क्षेत्रों के लिए अत्यंत ही उपयुक्त होती है जहां जल की कमी होती है और खेती की जमीन असमतल होती है और सिंचाई प्रक्रिया खर्चीली होती है। तो आप समझ चुके होंगे कि टपक सिंचाई या ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है और उसका प्रयोग किस प्रकार की खेतियों पे किया जाता है, जहाँ की जो ज़मीन है वो समतल ना हो और जहाँ की सिंचाई प्रक्रिया बड़ी खर्चीली होती हो, तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। इससे जल की भी कमी
होती है, यानी कि जल कम खर्च होता है और खेती जो फसल है वो आपकी अच्छी होती है। अब बात करते हैं टपक सिंचाई से होने वाले विभिन्न या निम्न प्रकार के लाभ। इससे कौन कौन से लाभ होते हैं आइए जानते हैं। इसका जो पहला लाभ है वो यह है कि जल उपयोग दक्षता 95% तक होती है, जबकि पारंपरिक सिंचाई प्रणाली का उपयोग दक्षता लगभग 50% तक ही होती है। इस सिंचाई विधि में जल के साथ साथ उर्वरकों को अनावश्यक बर्बादी से रोका जा सकता है। और तीसरा जो इसका है लाभ वो यह है, इस विधि से सिंचित फसल की तीव्र वृद्धि होती है और फलस्वरूप फसल शीघ्र परिपक्व होती है। चौथा है कि खरपतवार नियंत्रण में अत्यंत ही सहायक होती है, क्योंकि सीमित सतह नमी के कारण खरपतवार कम उगते हैं। अगला है कि टपक सिंचाई विधि अच्छी फसल विकास हेतु आदर्श मृदा नमी में के स्तर प्रदान करती है। टपक सिंचाई विधि अच्छी फसल विकास हेतु आदर्श मृदा नमी स्तर प्रदान करती है। अगला है, इस सिंचाई विधि में फसल की पैदावार 150% तक बढ़ जाती है। कई बार दोस्तों परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार बनता है कि टपक सिंचाई विधि के आप लाभ बताइएगा कि इस प्रकार से कौन कौन से लाभ होते हैं। अगला प्रश्न है कि जल निकास को परिभाषित कीजिए, जल निकास की समस्या के कारण तथा जल निकास की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है, भूमि पर पाई जाने वाली वनस्पति का जीवन जिस प्रकार पानी की कमी के कारण नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार फालतू पानी भी उनकी वृद्धि व उनके जीवन को नष्ट कर सकता है। अतः फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधो सतह से अधिक पानी को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। तो जल निकास को परिभाषित कीजिएगा तो इसकी परिभाषा क्या बनती है कि फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधो सतह से अधिक पानी को कृत्रिम रूप से बाहर निकलना ही जल निकास कहलाता है। जल निकास की आवश्यकता क्यों होती है, तो आइए जानते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है जल निकास की। तो अधोभूमि या सब सॉइल में सख्त सतह को उपस्थित होना, जिसके कारण पानी नीचे की सतहों में नहीं पहुंच पाता है और ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाता है। दूसरा है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां पानी की जल निकासी छोटे छोटे नाले या नालियों द्वारा सीमित हो जाती है। तीसरा है चिकनी भूमियों में जहां पर भूमि के द्वारा कम मात्रा में पानी सोखा जाता है और अधिक पानी की मात्रा ऊपरी सतह पर एकत्र हो जाती है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। चौथा जो है वो यह है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां पर भूमि में जल सतह ऊपरी सतहों पर ही पाया जाता है। पांचवा है कि लवणीय भूमियों में हानिकारक लवणों को खेती में हटाने के लिए भूमिगत जल निकासी आवश्यकता होती है। अगला जो है वो यह है कि नहरी क्षेत्रों में जहां किनारों की खेती पानी निष्पादन द्वारा एकत्रित हो जाता है। अगला, जो भूमियों जल क्षरण को प्रभावित होता है वहां कभी कभी जल क्षरण को कम करने के लिए जल निकास के रास्ते तैयार किए जाते हैं। समतल भूमियों में कुछ फसलें पानी 8 से 10 घंटे रहने पर प्रतिकूल रूप में प्रभावित होती हैं, अतः ऐसी अवस्था में जल निकास आवश्यक होता है। अगला है, वे भूमियां जिनसे फालतू जल शीघ्र नहीं निकाला जा सकता, उन्हें निचली समतल भूमियों से नालियों के रूप में निकाला जाता है। अगला है कि तराई क्षेत्रों में दलदली भूमियों से भी पानी निकालना आवश्यक होता है। प्रतिवर्ष अपने देश में बाढ़ से प्रभावित 3.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि जल को निकास की सुविधा प्रदान कर करोड़ों रुपए का फसल उत्पादन किया जा सकता है। इसे आप अगर आप दोस्तों कहीं पर नोट्स बनाते हैं तो इसे आप नीचे लिख लीजिएगा कि प्रतिवर्ष अपने देश में बाढ़ से प्रभावित 3.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि को जल निकास की सुविधा प्रदान कर करोड़ों रुपयों का फसल उत्पादन किया जा सकता है। क्योंकि पिछली बार दोस्तों बहुविकल्पियों में एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रतिवर्ष अपने देश में जो बाढ़ से प्रभावित भूमि वो कितने हेक्टेयर है, तो इसका सही उत्तर होगा 3.5 मिलियन हेक्टेयर। अगला प्रश्न है कि फल सिंचाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। तो इसका जीवन रक्षक सिंचाई भी कहते हैं। शुष्क बरानी खेती के अंतर्गत फसल वृद्धि नाजुक दौर में फसल को सूखने से बचाने हेतु वर्षा एकत्रित जल से सिंचाई करना फसल सुरक्षा सिंचाई
कहलाता है। दोस्तों इसका जो आगे का जो उत्तर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसका जो सही उत्तर है वो क्या है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।